बच्चा पटाखा चला रहा था और पटाखा उसकी आंख पे लग गया। तो वो पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आया था। जो प्राइमरी सर्जरी होती है वैसा किया, तो हम इतना ज़्यादा होपफुल नहीं थे कि इसमें कुछ विजुअल रिकवरी होगी। तो जब हमने उसकी सर्जरी किया तो हम देख के हैरान हो गए कि पीछे पूरा पटाखे का जो कवर होता है वो आंख के अंदर था, और जो रेटिना, जो पर्दा अपनी जगह से उखड़ गया था, उसको बिठाया और जो पटाखे का कण था उसको बाहर निकाला। आंख भी हम बचा सके और जो उसका नज़र था वो भी पेशेंट का कुछ हद तक वापस आ गया। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टुवर्ड्स हेल्थ, स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स में। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेकर के आते हैं एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो कि आपको मदद करती है लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर नितिन कुमार, जो कि रेटिनिया स्पेशलिस्ट हैं एट एम्स जम्मू। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम थैंकफुल टू टेक वन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्स जम्मू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देखते जा रहे हैं स्पेशलाइजेशंस भी आज की डेट में बहुत डिटेल्ड होना शुरू हो गई हैं। पहले तो सिर्फ एक आई स्पेशलिस्ट होते थे, बट आज आई स्पेशलाइजेशन में भी फर्दर बहुत ज़्यादा अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो गई है। आपने, हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा अगर आई स्पेशलाइजेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और रेटिनिया स्पेशलाइजेशन जैसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास कब एक इंसान को जाना चाहिए। तो जैसे हमने अभी आपने बताया कि सो मैनी थिंग्स हैव कम अप इन आई अब एक सिंपल वो नहीं रहा जो हम पहले सोचते थे कि हमने एक डॉक्टर के पास जाना है और चश्मा चेक करवाना है तो हमारा काम खत्म। वैसा कुछ नहीं है। सो मेनी स्पेशलिटीज हैव कम अप इन ऑप्थेल्मोलॉजी ओनली। जैसे कि हमारा जो लिड्स है और हमारा जो स्पेस है जिसके अंदर हमारी आई है, ऑर्बिट, वो एक अलग स्पेशलिटी है। लीड्स अलग स्पेशलिटी है। लीड के डॉक्टर अलग होते हैं जो सिर्फ लीड का इलाज करते हैं। हमारा कॉर्निया जो हमारे सबसे एंटीरियर लेयर है आई की, उसके अलग डॉक्टर है। फिर लोग हैं जो सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजी, जिनकी स्पेशलाइजेशन सिर्फ कैटरेक्ट सर्जरी में है, सिर्फ कैटरेक्ट करते हैं। वैसे ही जैसे बच्चों की जो आंखों की बीमारियां, उनके लिए पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो सिर्फ बच्चों की आंखों की बीमारियां देखते हैं। वैसे ही ट्यूमर जो आंख के हैं उनके लिए अलग डॉक्टर हैं। और इसी में से एक स्पेशलिटी है रेटिना। रेटिना बेसिकली क्या है कि जो हमारी आंख का सबसे पीछे का परत है। जैसे हमारे पुराने ज़माने में कैमराज होते थे और उसमें पहले आगे अपर्चर होता था, उसमें से लाइट जाके फिर जो पीछे रील होती थी पुराने ज़माने में, उसके ऊपर जब इमेज बनती थी तो हमारा एक फ़ोटोग्राफ अच्छा आता था। तो जो पीछे का परत है, सबसे पीछे का, वैसा ही रेटिना है। अगर हमारे आँख का अगला सिस्टम सब कुछ ठीक होगा पर पीछे रेटिना ख़राब होगा तो हमारी जो इमेज है आँख में वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी परत की जो डॉक्टर्स हैं स्पेशली जो इसी में डील करते हैं, उनको हम रेटिना स्पेशलिस्ट कहते हैं। इवन रेटिना में भी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस, पर्दे की हज़ारों बीमारियाँ हैं। तो उनकी जो स्पेशलिस्ट स्टडी करते हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं उन बीमारियों का, वो रेटिना स्पेशलिस्ट होते हैं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एज अ रेटिनिया स्पेशलिस्ट किस तरह की शिकायतें लेके जो पेशेंट है वो आप तक आते हैं? कुछ कॉमन शिकायतों के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जो कॉमन शिकायतें ये हैं कि जैसे पेशेंट बोलता है कि उसको बहुत ज़्यादा विजन लॉस है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि पीछे रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हो। फिर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरे को अब कुछ फ्लोटर्स दिख रहे हैं, कुछ आँख में घूमता हुआ दिख रहा है, एक्यूट ऑनसेट, एकदम पहले ठीक दिख रहा था, अब एकदम बहुत सारे धब्बे आँख में दिखाई देने लग गए, ठीक है, विजन लॉस जैसे मैंने पहले बताया आपको। और इसमें ना एक सेंट्रल बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब हम आँख का पिछला हिस्सा देखेगा डॉक्टर। तो इन एवरी केस जो हम ऑप्थेल्मोलॉजी में भी जब हम पेशेंट एज ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखते हैं तो हम पीछे पर्दा देखते हैं। कुछ चीज़ें हमारा पेशेंट खुद नहीं बताता है और वो हम डिटेक्ट करते हैं। तो बेटर यही होता है कि अगर कोई भी एक्यूट ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा विजन लॉस हो रहा है, या जैसे मैंने पहले बताया फ्लोटर्स आ रहे हैं, एक्यूट विजन लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी असेस्ड बाय ए रेटिना सर्जन कि उसमें क्या कुछ है, एकदम पीछे प्रॉब्लम तो नहीं आई है रेटिना में। ऑल्दो ऐसी कुछ क्रोनिक बीमारियां भी हो सकती हैं रेटिना की, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल इंपॉर्टेंस है जिन। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब रेटिनिया की बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं? ऐसे कौन से सिम्टम्स देखने पर एक पेशेंट को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? एक
जनरल जो भी है कि एक तो विजन एकदम कम हो रहा है, जी डॉक्टर साहब। दूसरा कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, कुछ फ्लोटर्स आ रहे हैं, एकदम बहुत सारे मक्खियाँ टाइप आँख के सामने दिखाई देने लग गई। अगर आपको एक ऐसा सिम्पटम आ गया कि आँख के जो आप देखते हैं एक हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, सो डिपेंडिंग अपॉन पैथोलॉजी जो भी आँख में आएगी उसके सिम्पटम्स आएंगे। जी तो ये कुछ कॉमन सिम्पटम्स हैं 4-5 जो इसके लिए बहुत पेशेंट को ध्यान देना चाहिए, और ऐसा कुछ भी सिम्पटम आता है तो ही शुड विजिट ए रेटिना स्पेशलिस्ट। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं बात करना चाहूँगा कि रेगुलर आई चेकअप कराना कितना ज़रूरी है? कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या ड्यूरेशन के बाद एक रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए एक आम आदमी को? ये डिपेंड करता है, समटाइम्स वी रिकमेंड ईयरली, समटाइम्स 6 मंथली ऑल्सो, बट एटलीस्ट 1 साल में एक बार डॉक्टर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। और ये भी ध्यान देना है हमने कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ स्क्रीनिंग पे पता चलती है। यू माइट बी 6'6", आपको सब कुछ दिख रहा है, बट स्टिल गेट एन आई एग्जामिनेशन कि कोई और चीज़ मिस तो नहीं हो रही है। जैसे हमारे कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, ग्लूकोमा हो गया, जी डॉक्टर साहब। दोज डिजीज आर पिक्ड अप ऑन नॉर्मल एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो आप बिल्कुल ठीक देख रहे हो सकते हैं, बट स्टिल देयर माइट बी समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड द आई। तो एक बार साल में दिखाना तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बार साल में ज़रूर दिखाएं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जैसा कि देख रहे हैं हमारी जनरेशन का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डे टू डे वर्क जो है, मतलब अगर कुछ भी करना है, यहाँ तक कि खाना भी ऑर्डर करना है तो वो स्क्रीन पे किया जाता है, जिसका बहुत एडवर्स इफेक्ट हमारी आंखों पे पड़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की सलाह देना चाहेंगे कि कैसे डिजिटल एरा में रहते हुए हम अपनी आंखों को 6x6 रख सकें? इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, अभी हम अगर देखेंगे तो बिल्कुल छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। फिर एक जनरेशन आ गई जो स्कूल गोइंग जनरेशन है या यंग अडल्ट्स हैं, और एक आ गए जो प्रोफेशनल्स हैं जिनका काम ही कंप्यूटर्स पे है। तो ऐसे डिस्कस करते हैं कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको तो कुछ WHO की भी रिकमेंडेशंस ये हैं कि स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए उनका बिल्कुल भी। जैसे अभी प्रीवियसली क्या था कि कोविड में भी बच्चे सिर्फ सभी अंदर रह रहे थे, दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड, कुछ खेल नहीं रहे थे, सिर्फ वीडियो गेम्स खेल रहे थे। तो उसके बाद हमने ये देखा है कि उन बच्चों में चश्मे का नंबर बहुत जल्दी आ गया, जी और जिसको बोलते हैं मायोपिया, दूर की नज़र उनकी कमज़ोर हो गई, क्योंकि वो सिर्फ अपनी पास की नज़र यूज़ कर रहे थे, बाहर नहीं जा रहे थे, खेल नहीं रहे थे, दूर की नज़र यूज़ नहीं हो रही थी। तो ये रिकमेंडेशन है कि छोटे बच्चों को तो हमें स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दिस विल लीड टू प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया, मायोपिया बढ़ेगा उनमें। जी। फिर ऐसे बच्चे आगे जो अब स्कूल जा रहे हैं, उनमें भी ये रिकमेंडेशन ही रहेगी, दे शुड यूज़ लेस ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, दे जो हमारे पुराने तरीके होते थे जो कॉपी पे लिखते थे, अब सब डिजिटल हो गया है, दे आर ऑल्सो यूजिंग टैब्स, अब टैब्स यूज़ कर रहे हैं छोटे बच्चे भी, ई बुक्स भी आ गई हैं, सब कुछ हो गया है। बट स्टिल पेरेंट्स शुड ऑल्सो सी कि लिमिट करें उसको स्क्रीन टाइम को, बिकॉज दीज विल लीड टू सो मैनी। और जो सबसे कॉमन है वो यही मायोपिया है कि एक उनको चश्मे का नंबर जल्दी आना शुरू हो जाएगा। और जो IT प्रोफेशनल्स हैं जिनका काम ही कंप्यूटर पे है, उनको ये देखना चाहिए कि वो एटलीस्ट, हम रिकमेंड करते हैं 20-20-20 रूल, उसमें आप हर 20 मिनट के बाद एटलीस्ट स्क्रीन से ब्रेक लें, कुछ देर के लिए 20 सेकंड के लिए बाहर देखें 20 फुट दूर। सो ये 20-20-20 रूल है। थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लें स्क्रीन से, और जब हम कंटिन्यूसली स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है, उससे वी विल हैव रिफ्लेक्स वाटरिंग, आँख ड्राई हो जाएगी, रिफ्लेक्स वाटरिंग होगा, पेन होगा, और वी विल बी जस्ट रोमिंग फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर कि मेरे को सिर दर्द होती रहती है या ड्राइनेस हो रही है आँख में। उसका बेटर ये तरीका है कि वॉलंटरी ब्लिंकिंग भी करें, खुद भी आँख को बंद करें, और जैसे कॉमनली टीयर सब्स्टिट्यूट्स प्रेस्क्राइब होते हैं वो डॉक्टर की सलाह से लें। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि टीयर सब्स्टिट्यूट आई थिंक बहुत कॉमनली यूज ड्रग है आज की डेट में, लोग बिना देखे आंखों में ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं। कितना सेफ है ये ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स को डालना? इसके बारे में अगर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप। ओवर द काउंटर कोई भी ड्रॉप डालना हम रिकमेंड नहीं करते हैं। आप ज़रूर एक बार डॉक्टर के पास जाएं, उसकी सलाह लें, चाहे वो एक ऐसा ड्रग हो जैसे कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोसी हो गया, ये ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं करता है, बट उसके अंदर भी देयर कैन बी प्रिजर्वेटिव्स दैट कैन कॉज सम काइंड ऑफ ए रिएक्शन। तो इवन ये छोटा सा ड्रग लेने के लिए भी हमें एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। दूसरा, जैसे आपने ओवर द काउंटर ड्रग्स का
ये जिक्र किया, जब आप किसी भी अपनी आई प्रॉब्लम को लेके आप एक केमिस्ट के पास चले जाते हैं, ही हैज़ नॉट सीन यू, उसने एग्जामिन नहीं किया है, उसको नहीं पता है कि इसके अंदर आँख के अंदर क्या बीमारी है। तो यही क्या होता है कि कॉमनली लोग एंटीबायोटिक, केमिस्ट या स्टेरॉइड दे देते हैं आपको, ये लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे इट इज़ वेरी कोई ऐसा केस अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें जो ऐसे ही ड्रग ओवरडोज के कारण किसी की आंखें खराब हुई हो? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। उनमें से एक ऐसा ही केस था कि जिसमें एक पेशेंट को आँख के अंदर लाली हो गई थी और कॉर्नियल अल्सर बन गया था। जैसे हमारी जो पुतली होती है उसके ऊपर अल्सर बन जाता है, उसको कहीं से चोट लगी थी। अब वो लाली देख के ही जो केमिस्ट ने उसको एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन दे दिया। वो डाला, और स्टेरॉइड इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन फंगल अल्सर्स या किसी भी प्रकार का अल्सर में पहले डॉक्टर देखता है कि उसको स्टेरॉइड देना है कि नहीं देना है। बट उसको ऐसा अल्सर था जो फंगल अल्सर था, और उसी में वो ओवर द काउंटर ड्रग लेने के कारण कॉम्प्लिकेशन हो गया, और जो आँख का अल्सर था वो बढ़ के ऐसा बन गया कि पूरी आँख में ही एक छेद ही हो गया और आँख के कंटेंट्स बाहर आ गए। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो मेन जो हमारा डिस्कशन इस तरफ पे जा रहा है कि हमें कोई भी चीज़ बगैर डॉक्टर के पूछे हुए नहीं लेनी है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल होता है एक अच्छी आई हेल्थ में? किस तरह का खाना खाना चाहिए और किस तरह का खाना खाना हानिकारक है? डाइट में क्या रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए एक अच्छी आई हेल्थ के लिए? जैसे हमारा बॉडी न्यूट्रिशन, जैसे भी जो भी हम शरीर अच्छा रखने के लिए खाते हैं, अगर वही हम खाएंगे तो हमारी आंखें भी हेल्दी रहेंगी। जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड प्रोटीन, पल्सेस, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां छोटे बच्चों में होती है, जो प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन करके एक टर्म आती है। जिन बच्चे जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जिनको प्रोटीन अच्छी तरह से नहीं मिलता है या विटामिन ए की कमी होती है, तो उनको भी कॉर्निया की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सेंट्रल यही रहेगा कि जो भी अच्छा आपके शरीर के लिए है वही आप लेंगे तो आपकी आई हेल्थ भी अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा जा रहा है टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सर्जरीज, इन सब के माध्यम से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। तो आई केयर में किस तरह की नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और एम्स जम्मू में किस तरह की सुविधाएं अवेलेबल होने वाली है हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए? बिल्कुल, आई एक ऐसा फील्ड बन चुका है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप कोई भी आईओपीडी में जब जाएंगे, यू विल सी ए प्लिथोरा ऑफ मशीन्स। कभी एक मशीन पे टेस्ट हो रहा है, कभी दूसरी मशीन पे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ मेडिकल ब्रांचेस विच हैज़, और इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं रिसेंट टाइम्स में। अगर आपको कुछ एग्जांपल्स ही दे दूं, जैसे लेसिक सर्जरी हो गई, अब फेम्टो कैटरेक्ट सर्जरी होती है, और उसके बाद अब जैसे आपने एआई का जिक्र किया, एआई भी इनकॉर्पोरेट हो रहा है। कुछ ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जिसमें सिर्फ हम इमेज लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो डायबिटिक रेटिनोपैथी की उसको प्रॉब्लम तो नहीं है। एआई का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया हुआ है। और वैसे ही बहुत सारा जो मशीन डिपेंडेंट हो गई हुई है, ये ब्रांच मशीन डिपेंडेंट है। तो बहुत सारी मशीन्स इसमें यूज़ होती हैं। आपका आँख का प्रेशर लेने से लेके आँख का पीछे एक पर्दे का फ़ोटो लेने तक सब मशीन्स यूज़ होती हैं। तो जहाँ तक हमारा एम्स जम्मू का सवाल है, वहाँ हमारे पास अभी रेटिना लैब में फंडस कैमरास, एनसीटी मशीन्स और जो एडवांस स्लिट लैंप्स हैं, ये सब अभी अवेलेबल हो गए हैं। ओवर द टाइम हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं। और भी मशीन्स हमने दे आर बीइंग प्रोक्योर्ड कि हम जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ना कि सिर्फ डायग्नोसिस के लिए और पेशेंट्स की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए भी, दे विल बी सून अवेलेबल एट आवर इंस्टीट्यूशन। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया था डायबिटिक रेटिनोपैथी का। इसके बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल हमारे देश में। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, इसके शुरुआती लक्षण, किस तरह से इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट किया जाता है और कितना रिवर्सिबल है ये आज की डेट में? हाँ, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है जो जनरल पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का एक मैटर भी है आजकल। अगर आप इसकी तरफ ध्यान देंगे कि कुछ स्टडीज़ ऐसी आई हैं जो ये बोलती हैं कि हिंदुस्तान में हर 5वां बंदा डायबिटिक है, और डायबिटीज़ की वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि जो जैसे हमारे चेंजेस किडनी में आ रहे हैं,
जैसे हमारे चेंजेस नर्व्स में आ रहे हैं, वैसे ही हमारे चेंजेस पीछे जो पर्दा है उसमें आने लग जाते हैं। वो चेंजेस क्या हैं, खून के धब्बे आने लग जाएंगे या चर्बी आंख में जमा होने लग जाएगी पर्दे के ऊपर, उसके कारण विजुअल लॉस होता है। और इसमें एक मतलब कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि जो इससे विजन लॉस हो गया उसको रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए सर्जरीज इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेटर ये है कि जो भी लोग डायबिटिक हैं दे शुड गेट एन एनुअल आई एग्जामिनेशन। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, टाइप 2 डिजीज़ है, तो आपको अपना एक आई एग्जामिनेशन, डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि डॉक्टर दवाई डाल के आपकी पुतली फैला के पीछे पूरा पर्दा चेक करता है कि उसमें कोई खून के धब्बे या जो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस हैं कि नहीं है। क्योंकि एंड स्टेजेस तक भी कुछ पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि उनका विजन जो कम हो रहा है वो डायबिटीज़ के कारण हो रहा है। तो हम अपने हर पेशेंट को ये काउंसिल करते हैं, जब भी जैसे ही हमें पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है, वी काउंसिल देम फॉर ए डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन। ऐसी ही डायबिटीज़ जेस्टेशनल भी हो सकती है, मतलब जो फीमेल्स कंसीव की हैं उनमें भी कई बार डायबिटीज़ हो जाती है, तो उन पेशेंट्स को भी हम स्क्रीन करते हैं। ऐसे ही टाइप 1 डायबिटिक भी होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनको भी हम स्क्रीन करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंस इज स्क्रीनिंग फॉर द डिजीज़, क्योंकि पेशेंट को लास्ट स्टेज तक भी कई बार ये नहीं पता होता है कि जो उसकी आँख में दिक्कत हो रही है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से हो रही है। जैसे हम अपने कॉमन जो सारी डिजीज़ हैं उसको ये एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कर देते हैं कि चश्मे का नंबर होगा या कैटरेक्ट बन गया होगा, पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं कई बार कि जो चेंजेस हो रहे हैं ये डायबिटीज़ की वजह से हो रहे हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार ज़रूर आँख का पर्दा साल में एक बार ज़रूर चेक होना चाहिए। ये जो आपने आंख के पर्दे के चेकअप की बात की डॉक्टर साहब, ये एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही कर सकता है या कोई पैथोलॉजिकल लैब्स या लेबोरेटरी में जाके भी इस तरह का टेस्ट कराया जा सकता है? पैथोलॉजिकल लैब्स वाले ये टेस्ट नहीं करते हैं, ये तो हमेशा आपका एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही चेक करेगा। वो एक पूरा आपको, जैसे मैंने पहले बताया, दवाई डालेगा और फिर पर्दा पूरा चेक करेगा, तभी पता चलेगा कि पर्दे में कोई ऐसे चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डू दिस टेस्ट। जी डॉक्टर साहब, ये तो आगे टाइप 2 की बात। रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी के बारे में जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा इसके शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे एक छोटे बच्चे में देख करके इस बीमारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और क्या इसको मैनेज किया जा सकता है एक स्टेज तक? बिल्कुल, ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा आपने ये और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये उन बच्चों में होती है जो टाइम से पहले पैदा हो गए हैं। या तो वो 34 वीक के नीचे का कोई भी बर्थ है, या छोटे बच्चे जिनका बर्थ वेट 2 किलो के कम है, या थोड़े बड़े जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा भी था पर उनको NICU में रहना पड़ा, उनको ऑक्सीजन लगा, उनको इन्फेक्शन हो गया था, या उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा गए। इसमें क्या होता है कि उनका जो पर्दा होता है पूरा बनता नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन एक्सपोजर हुआ। ऑक्सीजन एक्सपोजर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो आँख का हमारा जो पूरा पर्दा है वो इन प्रीमेच्योर बच्चों में बना नहीं होता है। तो ओवर द टाइम क्या होता है कि जो पर्दा नहीं बना है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिससे आँख में नए खून के गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, खून की नई नाड़ियाँ बनने लग जाती हैं, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है और ओवर द टाइम पूरा पर्दा सिकुड़ सकता है, उखड़ सकता है अपनी जगह से। तो ये बच्चे को तो पता नहीं चलेगा, ना ही पेरेंट्स को पता चलेगा कि बच्चे की आँख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जब तक हम उसको देखेंगे नहीं। इसलिए आरओपी में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्क्रीनिंग। जब बच्चा 30 दिन के पहले, उम्र के पहले, उसको एक आई एग्जामिनेशन चाहिए, जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको। अगर वो 2 किलो से कम है, अगर उसका बर्थ 34 वीक से पहले हो गया और यहाँ बड़ा था पर उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे एक प्रोटोकॉल में आ जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी बच्चा विदाउट स्क्रीनिंग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे हमारे आगे भारत का फ्यूचर बनने वाले हैं। तो अगर ये ब्लाइंडिंग डिजीज़ को कम करना है तो स्क्रीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। जी। और जो आपने बोला था इसका ट्रीटमेंट तब हो सकता है जब वो इनिशियल स्टेजेस में है। इनिशियल स्टेजेस तभी पता चलेगा अगर हम स्क्रीन करेंगे। अगर हमने स्क्रीनिंग मिस कर दी और पेशेंट उसके लेट स्टेजेस में चला गया तो देन इट कैन बी ए ब्लाइंडिंग डिजीज, देन इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। डॉक्टर साहब, कंप्लीट आई विजन लॉस के बारे में बात करना चाहूँगा। ऐसे लोग हमारे देश में जिनकी पूरी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है कि कुछ डिग्री तक उनको दिखना वापस शुरू हो जाए? खासकर आजकल जब रेटिनल प्रोस्थेसिस की बात की जाती है तो बहुत जगहों पे रिसर्च आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं कि कंप्लीट विजन रिकवरी भी की जा सकती है।
ये कितना डेवलप हो गया है और क्या हमारे देश में अभी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? कुछ डिजीजेज हैं जैसे हेरिडिटरी रेटिनल डिजीजेज जो बचपन से ही हो जाती हैं, और कुछ डिजीजेज हैं जो लेट एज में होती हैं, जैसे कि ARMD जिसको बोलते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस। ये जो डिजीजेज हैं सीवियर विजन लॉस कर सकती हैं। अब जहाँ तक इनका कंप्लीट रिकवरी है वो थोड़ा सा अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि उसमें कंप्लीट रिकवरी नहीं होती है, बट कुछ नई थेरेपीज़ आई हैं जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, उस पे रिसर्च चल रही है। और जो आपने रेटिनल प्रोस्थेसिस कहा है वो तो इससे पहले कुछ कंपनीज ने वो इंट्रोड्यूस किए थे, कुछ सर्जरीज भी हुई। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बोलें तो 300-400 लोगों को वो रेटिनल प्रोस्थेसिस मिला था। उससे थोड़ा बहुत चेंजेस तो हुए, बट अभी भी इंडिया में उसकी कोई सर्जरी हुई नहीं, और ओवर द टाइम हमने ये देखा है कि वो ज़्यादा इतना प्रोपोगेट हुआ नहीं। तो बेटर है कि हम विजन लॉस को प्रिवेंट करें और इस स्टेज तक आने ना दें कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। डॉक्टर साहब, कोई एक मेमोरेबल पेशेंट केस जो आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा हो और बहुत ऐसा क्रिटिकल केस था जिसमें सब होप छोड़ दी थी, बट राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लेने से उस पेशेंट की आंखें बच गई हों, इसके बारे में अगर हमारे बिल्कुल, एक ऐसा ही दिवाली के आसपास बहुत सारा ओकुलर ट्रॉमा भी होता है, आँख में भी कई बार पटाखे से चोट लगती है। तो एक ऐसा ही केस था जो हमने पहले देखा था। उसमें क्या था कि एक बच्चा पटाखा चला रहा था और पटाखा उसकी आँख पे लग गया। पटाखा लगने के बाद उसकी आँख पूरी तरह से बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। आँख अगर टेक्निकल टर्म में बोलेंगे तो फट गई हुई थी। तो वो पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आया था। तो हमने उसको पहले जो प्राइमरी सर्जरी होती है जिसमें हम टांका लगा के सिर्फ आँख को बंद करते हैं, वैसा किया। तो हम इतना ज़्यादा होपफुल नहीं थे कि इसमें कुछ विजुअल रिकवरी होगी। ओवर द टाइम जब हमने उसका मैनेजमेंट देखा तो उसमें हमें लग रहा था कि आँख के पीछे कुछ पटाखे का कण तो नहीं चला गया है। तो हम शुरू में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ छोटा कण होगा। तो जब हमने उसकी सर्जरी प्लान की और उसका सर्जरी किया तो हम देख के हैरान हो गए कि पीछे पूरा पटाखे का जो कवर होता है वो आँख के अंदर था। उस टाइम पे भी हम थोड़ा सा ये सोच रहे थे कि ये बच्चे को विजन आएगा कि नहीं आएगा, बट जो विट्रियस उसमें सर्जरी किया हमने और जो रेटिना जो पर्दा अपनी जगह से उखड़ गया था उसको बिठाया और जो पटाखे का कण था उसको बाहर निकाला, तो उसके बाद उसका काफ़ी अच्छा विजुअल प्रोग्नोसिस रहा और वो आँख भी हम बचा सके और जो उसका नज़र था वो भी पेशेंट का कुछ हद तक वापस आ गया। डॉक्टर साहब, एज ए डॉक्टर, एज एन आई स्पेशलिस्ट, आपको भी कुछ चैलेंजेस आते होंगे, खासकर पेशेंट डीलिंग में, पेशेंट ट्रीटमेंट में। उन चैलेंजेस के बारे में विस्तार से थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है अभी भी कि लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो उनकी डिजीज़ है, जो भी विजन लॉस हुआ है, या सिर्फ चश्मे से है या कैटरेक्ट से है। ठीक है जी। अभी हमें उसके बियॉन्ड पेशेंट को हम टीच भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं कि हमें उसके बियॉन्ड देखना है। देयर मे बी सो मैनी आई डिजीजेज, जैसे हमने बताया सो मैनी स्पेशलिटीज़ हैव कम अप। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आपका विजन कम हो रहा है। तो उसके बारे में हम काउंसिल भी करते हैं पेशेंट्स को और डायग्नोज भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट भी हो। और यही मतलब कि एक किस्म से आप अगर बोलेंगे तो we have to look beyond spectacles and cataract and look into the other specialties also. डॉक्टर साहब, कोई ऐसा अंधविश्वासी पेशेंट जो आपके पास आया हो केस को बहुत कॉम्प्लिकेट करके, और ऐसे कौन से अंधविश्वास है जिनको आज आप तोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी इस इंटरव्यू में पहले भी डिस्कस किया है इस डिस्कशन में कि लोग अपनी मर्जी से ही आँख में कुछ भी डालते हैं। जी। तो वो अंधविश्वासों से हमें अब थोड़ा दूर जाना चाहिए। हमें आँख के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालनी है, दूध, दही, घी और क्या बोलते हैं उसको, गार्लिक का जूस या प्याज का जूस, कोई भी ऐसी चीज़ आँख में मत डालिए। ऐसा ही एक पेशेंट था जो अपनी मर्ज़ी से ही ये डालता रहता था इसका प्याज का जूस, और जब वो हमारे पास आया तो पूरी आँख में अल्सर बन चुका था, आँख इन्फेक्ट हो गई थी और अपनी जगह से भी हिल के बाहर की तरफ आ रही थी। तो इस टाइप ऑफ सिचुएशन से बचने के लिए बेटर है कि ऐसा कोई भी चीज़ ना करें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हमारा शो देखते हैं। इस शो के माध्यम से आप उनका क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए? किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं आई स्पेशलाइजेशन में, उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं। अभी आई हैज़ बिकम ए वेरी डाइवर्स ब्रांच। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, इसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं एंड देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्पेशलिटी बेस्ड अब ट्रेनिंग हो गई हुई है। तो देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द
ट्रेनीज टू सी कि वो किस स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम ओवर द टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ फेलोशिप्स इंट्रोड्यूस करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो ट्रेनी जिस टाइप की सर्जरी करना चाहता है, अगर वो कैटरेक्ट करना चाहता है तो कैटरेक्ट में जाएगा, अगर वो VR विट्रोरेटिना करना चाहता है तो उसमें जाएगा, कॉर्निया सीखना चाहता है तो उसमें जाएगा। तो वी विल मूव टुवर्ड्स दैट। और सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग का अब ज़माना आ गया और सब स्पेशलिटी के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एम्स जम्मू में हमारे जम्मू के पेशेंट OPD के साथ साथ किन किन सर्जिकल सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं आई में? अभी जैसा हमने, आपको पता ही होगा कि अभी हमने OPD शुरू की है। OPD हमारा अब चलने लग गया अच्छी तरह से। कुछ ही टाइम पे हम सर्जरीज भी स्टार्ट कर देंगे। तो वी विल बी ऑफरिंग मेजॉरिटी ऑफ द सर्जरीज जो होती हैं, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी हो गया, टेरिजियम सर्जरी हो गया, फिर ग्लूकोमा की सर्जरीज हो गया और रेटिना की सर्जरीज हो गया। वी विल बी ऑफरिंग ऑल दोज टाइप ऑफ सर्जरीज। अंत में डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को एक मैसेज जो आप देना चाहें ताकि वो एक आई स्पेशलिस्ट से दूर रहे। दूर नहीं रहे, वो एक बार आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर साल में मिलें। जी जी। कोई, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, स्क्रीनिंग से ही बहुत सारी डिजीज़ का पता चलेगा। तो एक बार तो आप ज़रूर साल में अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को मिलिए और सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको चश्मा मिल गया तो सब कुछ ठीक हो गया। जब तक आपका एक पूरा आई का चेकअप नहीं हुआ तब तक आप हॉस्पिटल से मत जाइए। और पूरा एग्जामिनेशन करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो हमें उस टाइम पे ये भी देखना है कि हमें पेशेंस रखनी है और 3-4 घंटे आपको अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को देने हैं साल में एक बार। जी, ये मेन रहेगा। जी। घर बैठे बैठे कुछ डूज एंड डोंट्स फॉर हेल्दी आई। टेक ए गुड डाइट विद हेल्दी न्यूट्रिशन, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड एल्कोहल, अवॉइड एनी ड्रग अब्यूजेस एंड पे अटेंशन टू योर आई हेल्थ, गेट ईयरली आई एग्जामिनेशन। जी डॉक्टर साहब, तो ये था हमारे इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर नितिन कुमार का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टुवर्ड्स हेल्थ।